हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, आज से आप लोगों का क्लास 6:30 बजे से रखा गया था। आप लोग जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए, क्लास का टाइम हो गया है। जो बच्चे जुड़े हैं वो तो हमारी बातों को सुन रहे होंगे, और जो बच्चे हमारी बातों को नहीं सुन रहे होंगे वो अंदाजा लगा लिए होंगे कि अब क्लास शुरू हो रहा है, तो हमें जुड़ जाना चाहिए। बाकी अगर आप लोगों के पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप अगर है जिसमें आप लोग अगर डेली नोटिफिकेशन डालते हैं तो उसमें लिख दीजिए कि भाई क्लास स्टार्ट हो गया है, जल्दी जल्दी से सब आ जाओ, ठीक है ना। चलिए, आज की इस क्लास को हम एकदम बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम शानदार तरीके से शुरू करते हैं, ताकि आज की इस क्लास को एकदम शालीनता के साथ आगे बढ़ाई जाए। प्यारे बच्चों, हम आज की क्लास को शुरू करें उससे पहले आप लोगों को कहना चाहेंगे कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और अगर जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे, ठीक है ना। तो अगर हम जिंदा है तो जिंदा दिखने चाहिए, शरीर में एनर्जी दिखनी चाहिए, दिमाग में एकदम ब्रेन पावर जो होता है वो दिखना चाहिए। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। हैं? बताओ बाबू जल्दी जल्दी से, ठीक है। सर हेल्प सेंटर में कॉल करते हैं तो एक लोग चिल्ला करके बोले हैं, अच्छा ऐसा है क्या। देखो होता क्या होता क्या है ना कि हम बार बार कॉलिंग वालों को मना करते हैं कि देखिए किसी बच्चे को ना गुस्से में बात नहीं करना है, किसी बच्चे से गुस्से में बात नहीं करना है। वो लोग क्या होते हैं ना कि लगातार बच्चों से बातचीत करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। कोई बच्चा होता है ना कि बहुत ज्यादा इरिटेट कर देता है चीजों के लिए, तो उसके वजह से हो सकता है कि कभी दिमाग इरिटेशन में रहा हो और ऐसा बोला गया हो। ऐसे हम सब लोगों को मना करके रखते हैं कि एक भी स्टूडेंट से ऊंची आवाज में बात नहीं करना है, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट से बड़े प्यार से बात करना है, हम सब लोगों को समझा करके रखा है, ठीक है ना। चलो बाबू, अच्छा हम लोगों का जो पिछला क्लास था दूसरा, उसमें सबसे लास्ट टॉपिक हम क्या पढ़ाए थे, कुछ याद है आप लोगों को। दूसरा क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक आप लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेज तो गया था ना बाबू, एक बार जरा कमेंट करके बताओ तो देख लेते हैं। आप लोगों के व्हाट्सएप चैनल में मैसेज तो चला गया था। हाँ, मैसेज तो चला गया है, इसका लाइव क्लास टारगेट रोड पर शुरू हो रहा है। बिल्कुल मैसेज चला गया है, अभी कुछ देर 2 मिनट पहले भी मैसेज गया है, ठीक है ना। चलिए क्लास भी चल रहा है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया क्लास चल रहा है। तो चलो भाई, आज की इस क्लास को ना हम शुरू करते हैं। पिछला हमारा जो क्लास था उसका सबसे लास्ट टॉपिक क्या था, कोई बच्चे बता सकते हैं क्या। जो पिछला क्लास था उसका सबसे लास्ट टॉपिक हम आपको क्या पढ़ाए थे, अपवर्तनांक पढ़ाए थे, ठीक है ना। अपवर्तनांक पढ़ाए थे, निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपेक्षिक अपवर्तनांक, ये सब कुछ हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे, ठीक है। आज हम आप लोगों को प्यारे बच्चों मुख्य रूप से क्या पढ़ाने वाले हैं पता है, प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ाने वाले हैं, प्रकाश का अपवर्तन के नियम। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, कल तक आप लोगों का जो भी डाउट आया था हमने आज पूरा डाउट क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। आप लोगों का जो भी डाउट था ना वो पूरा डाउट क्लियर कर दिया। तो जो बच्चे हमसे डाउट पूछे थे एप्लीकेशन पे, उन लोगों का डाउट क्लियर हो गया है, ठीक है। अगर आपके मन में ओरिजिनली कुछ डाउट हो तभी प्यारे बच्चे आप हमसे कुछ पूछें, कमेंट करें, कुछ डाउट में जाकर के पूछा, अन्यथा समय बर्बाद न करिएगा, कुछ फालतू चीजें डाउट में मत भेजिएगा जिससे कि समय बर्बाद हो जाए, ठीक है। बस ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम अपने समय बचाने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, आज हम लोग मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ये सब तो हम आप लोग को बता ही दिए थे, और पिछला जो हमारा क्लास था वहां पे सबसे लास्ट टॉपिक हम आपको अपवर्तनांक पढ़ा दिए थे। अच्छा आप लोग बताओ बाबू कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, पिछली क्लास में पढ़ाए थे ना। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, और इसका जवाब क्या होगा। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो आप लोग को पता होगा कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करिए जल्दी जल्दी से, सबसे पहला जवाब किनका आएगा। हीरा का, हिमांशु, देखो हिमांशु, साक्षी, निशा, रोशन, दिलखुश, अंकुश, उज्जवल, अमित, सब लोग बता रहे हैं भाई कि सर जी हीरा होगा 2.42। आप लोग को बताए थे ना, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जो कि सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम होता है निर्वात का 1 होता है, ठीक है ना। वायु का कितना बताए थे, 1.0003 बताए थे ना, 1.0003 लगभग 1 के बराबर, यही आपको बताए थे। आज हम लोगों का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। आज क्लास थोड़ा सा बड़ा होगा बाबू, ठीक है ना, इसलिए तो 6:30 बजे से कर दिए हैं, इसलिए तो क्लास हम 6:30 से कर दिए हैं, 6:30 से 7:30 8 बजे तक आराम से क्लास लेंगे, ठीक है ना, 1.5 घंटे का लगभग। तो चलिए अपवर्तन का नियम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक चीज हम आपको बता देते हैं, ये अपवर्तन का नियम इतना महत्वपूर्ण है कि ये परीक्षा में कई साल लगातार पूछा गया। जैसे हमें जहां तक याद है कि 2015 में भी पूछा, 2016 में भी पूछा, 2019 में पूछा, 2024 में पूछा, याद रखिएगा, ठीक है ना। कब कब ये पूछा है बाबू, ध्यान रखिएगा, 2015, 2016, 2019
2024 समझ लो भाई, 2024 में पूछा है, 2025 में नहीं पूछा। बहुत चांस है कि 2026 में पूछ देगा, ठीक है ना, बहुत चांस है कि 2026 में पूछेगा। तो 2026 के लिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, नियमों को लिखिए। क्वेश्चन यही आएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, सभी नियमों को लिखिए, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा आप लोगों का कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, नियमों को लिखिए। आप लोगों को हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं, बाकी आप लोग खुद ब खुद समझ जाइएगा। देखिए, अगर अपवर्तन की बात करें प्यारे बच्चों, तो आप लोग याद रखिएगा, यह हो गया अपवर्तक सतह। आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन चैप्टर याद होगा, या फिर याद करिए, पहला नियम बड़ा आसान था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर आप याद करिए, आपको याद आ जाएगा कि यह जो पहला नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यही था ना प्यारे बच्चों। उसी प्रकार से सेम टू सेम यहां होगा कि आपतित किरण, आपतित किरण और ये बाबू क्या हो गया, अभिलंब हो गया, ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण समझिएगा जरा ध्यान से, अब आपतित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और अपवर्तित किरण, ठीक है ना, समझना बाबू जरा ध्यान से, ठीक है। एक मिनट रुको भाई, ठीक है ना, समझिएगा। ये प्यारे बच्चों क्या हो गया, समझना जरा ध्यान से, ये क्या हो गया, आपतित किरण, ये क्या हो गया, आपतित किरण, ठीक है ना। ये क्या हो गया बाबू, ये हो गया अपवर्तित किरण, ये क्या हो गया, अपवर्तित किरण, ठीक है, ये हो गया अपवर्तित किरण। और इधर जो आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब। तो बाबू याद रखना, अपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहां सिर्फ एक चीज बदल गया है, परावर्तित किरण के जगह अपवर्तित किरण हो गया है। तो याद रखिएगा, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम तो यही है जो कि आपको याद हो गया, ठीक है ना, है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहला नियम तो यही है जो कि आप लोग को समझ में आ गया है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपवर्तन के दो नियम होते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग यहां पर लिखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, लिखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, तो ध्यान रखना बाबू, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। तो पहला नियम हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। पहला नियम, पहला नियम कहता है प्यारे बच्चों, बड़ा सिंपल है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, समझिएगा पहला नियम क्या है, आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण, आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया, आपतन बिंदु पर डाला गया, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। बस पहला नियम यही है जो कि पिछला चैप्टर का लगभग एकदम बराबर है, 99% वही है जो पहले नंबर चैप्टर में आपको पढ़ाए थे। पहला नंबर चैप्टर में क्या पढ़ाया था, याद है आप लोगों को? प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने बच्चों को याद है? एक हाथ दिल पर रखिए, एक हाथ से टाइप करके भेजिए, ठीक है ना। एक हाथ दिल पर रखिए, एक हाथ से टाइप करके भेजिए कि हाँ गुरुजी याद है। बताओ बाबू, कितने बच्चों को याद है? सर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, बारिश तो पटना में भी हो रहा है, ठीक है ना, बारिश तो इधर भी हो रहा है, ठीक है। बताओ बाबू जल्दी से, एक हाथ दिल पर एकदम जहां धड़क रहा है वहां रखिएगा और दूसरा हाथ से टाइप करके बताइए कि हाँ गुरुजी हमें याद है। एकदम सही सही, दिल पर रखने का मतलब कसम खा के बोल रहे हैं, ठीक है ना, याद है। क्या बताए थे? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो वहां पर था परावर्तित किरण, यहां पर है अपवर्तित किरण, तो बस परावर्तित की जगह अपवर्तित हो जाएगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्यारे बच्चों आप लोगों का हो गया पहला नियम। बताओ बाबू अगर याद हो गया हो तो, ठीक है ना, ये अगर याद हो गया होगा तो बता दीजिए, ठीक है, समझ में आ गया ना? हाँ, कसम खाने से बढ़िया बोल दिए कि गुरुजी हम क्लास से नहीं किए थे। क्लास नहीं किए थे तो परीक्षा में लिखने से नंबर मिल जाएगा?
परीक्षा में लिख दीजिएगा कि हम क्लास ही वाला नहीं किए थे इसलिए हमको बिना लिखले नंबर दे दीजिए। हम डाउट देख रहे थे बच्चों का, जब हम डाउट सोल्व कर रहे थे तो एक बच्चे ने कमेंट किया, हमसे डाउट पूछा एक बच्चे ने कि सर बिना पढ़े हुए पास करने का कोई ट्रिक बताइए। एक बच्चे हमसे पूछ रहे थे डाउट में कि सर बिना पढ़े हुए पास करने का कोई ट्रिक बताइए। तो हमने बच्चे को एक बड़ा जबरदस्त ट्रिक बताया। हमने बच्चे को बोला कि रात को धूप में बैठ करके आप पढ़ाई करिए, या फिर रात को धूप में बैठिए, सिर्फ बैठिए, रात को सिर्फ धूप में बैठिए, आप भली भांति पास कर जाइएगा। ठीक है ना। बच्चे को हमने उनके भाषा में ही और उनको जो चाहिए था वो हमने दे दिया है। अगर बच्चे रात को धूप में बैठ गए तो वो बिना पढ़े हुए पास कर जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि उनको वो विटामिन मिल जाएगा जिनसे कि वो पास कर जाएंगे। तो हमने बच्चों को बोल दिया है, उनका दिक्कत यही था कि सर बिना पढ़े हुए पास कैसे करें, तो हमने बोल दिया है कि आप रात को धूप में बैठिए, पास कर जाइएगा। ठीक है ना। हाँ ठीक है बाबू। ठीक है ना भाई। अब बताइए, वो जैसे पूछ रहे थे वो उस तरीके का हमने आंसर दे दिया है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया है? सर रात को धूप कहां होता है? तो भाई रात को धूप अगर नहीं होता है तो बिना पढ़ले पास कहां होता है? वो पूछा हमसे क्या कि बिना पढ़ले पास कैसे करें, तो वो असंभव चीज है। तो हमने भी उनको असंभव चीज बता दिया कि भाई रात को धूप में बैठिए, वो भी असंभव है। जिस दिन रात को धूप में बैठ जाएगा ना, उस दिन बिना पढ़ले पास हो जाएगा, कहानी खत्म। ठीक है ना। बहुत अच्छा जवाब दिया ना। चलिए, तो ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम क्या हो गया? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका पहला नियम हो गया। अब बाबू हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड में और दूसरा नियम जानते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड में और दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम क्या कहता है? ठीक है। दूसरा नियम जो है ना, वो आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच संबंध बतलाता है। प्यारे बच्चे, आपतन कोण क्या है आप जरा आप यहां से समझिएगा। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपको बताए थे ना कि यहां पर का जो कोण है, ये वाला कोण, एक मिनट कलर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है ना। ये वाला जो कोण है प्यारे बच्चे, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, समझिएगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और फिर ये वाला कोण जो हो गया इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण। इसको हम लोग लिखते हैं आई, इसको हम लोग लिखते हैं आर। ये सब तो हम आपको पहले से बता दिए हैं। तो दूसरा नियम जो है ना प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, वो आई और आर यानी आपतन कोण और ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच संबंध बतलाता है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा हम क्या बता रहे हैं। पहला नियम तो बता दिया, दूसरा नियम क्या बता रहे हैं लिखिएगा बाबू। ठीक है ना। अगर दूसरा नियम लिखने के लिए आ जाए तब लिखिएगा, उससे पहले हम आप लोगों को ऊपर में लिख करके बता देते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, ध्यान से सुन लीजिएगा। लिखेंगे हम लोग कि प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच के संबंध को, अपवर्तन कोण के बीच के संबंध को बतलाता है। दूसरा नियम क्या बतलाता है? तो ध्यान रखिएगा, दूसरा नियम आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच के संबंध को बतलाता है। और किसी बच्चे को जानकारी है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम का खोज कब किया गया? आपको पता है क्या? 1621 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, हम लोग ये भी लिख देंगे, इस नियम की खोज 1621 में किया गया। 1621 में किया गया। इस नियम का खोज कब किया गया? तो 1621 ईस्वी में इस नियम का खोज किया गया। अब प्यारे बच्चे हम लोग यहां से लिखेंगे कि आखिर दूसरा नियम है क्या। अभी हम लोग दूसरा नियम देख रहे हैं, तो अब हम लोग देखेंगे। यहां तक तो आपको बता दिया हम, पहला नियम तो एकदम हल्का है, एकदम उसमें दिमाग लगाना नहीं है। दूसरा नियम इतना तो समझ में आ गया कि दूसरा नियम आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच संबंध बतलाता है। दूसरा नियम क्या बताता है? आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच संबंध बतलाता है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे, अब हम आप लोगों को दूसरा नियम बताने वाले हैं। ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी माध्यम या प्रकाश के किसी रंग के लिए आप ऐसे लिखिएगा, किसी माध्यम या प्रकाश के किसी रंग के लिए, प्रकाश के किसी रंग के लिए आपतन कोण की जया, जया कहने का मतलब कोण, साइन आई मान लीजिएगा उसको। ठीक है ना। किसी माध्यम या प्रकाश के किसी रंग के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण
की जया, जया मतलब आप कोण ही समझ लीजिएगा, जैसे हम लिख देते हैं साइन आई, अब आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों अब आप लोग जरा यहाँ पर देखो, ये वाला हो गया साइन आई, इसी को हम लोग बोलेंगे आपतन कोण की जया। ये वाला हो गया साइन आर, आर से सूचित करते हैं, ये हो गया अपवर्तन कोण की जया। तो ध्यान रखिएगा किसी माध्यम या प्रकाश के लिए, ये किसी माध्यम या प्रकाश के किसी भी रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक। अब नियतांक जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं म्यू, इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू, आधा म और यू म्यू, ठीक है ना। जैसे बिलाई वाला आवाज होता है ना म्याऊ, यहाँ पर म्याऊ नहीं बोलना है, यहाँ पर बोलना है म्यू, ठीक है ना। म्यू समझ में आ गया कि नहीं आ गया है, समझ में आ गया ना बाबू। सिद्धार्थ आप बोल रहे हैं ना कि सर ऐप में अपडेट आने के बाद क्लास वीडियो पीछे नहीं होता है। देखिए वीडियो पीछे हो जाएगा, आप क्या बोलना चाह रहे हैं आप समझिए। जैसे देखिए वीडियो पीछे कैसे होगा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि सर वीडियो पीछे नहीं हो रहा है। देखो बाबू होता क्या है कि जैसे ये अभी लाइव क्लास चल रहा है, अब बहुत सारे बच्चे ना यहाँ से वीडियो पीछे करना चाहते हैं, नीचे से आपका वीडियो पीछे नहीं होगा। ऊपर में देखिए 10 सेकंड पीछे करने वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना तो 10-10 सेकंड आपका वीडियो जो है वो पीछे होते जाएगा, ठीक है। ऊपर से आप पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। समझ में आ गया ना बाबू। क्या यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से, यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो बता दो जल्दी से। बताओ बाबू, यहां तक में अगर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं ना, तो आपतन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक यानी कि क्या होता है, म्यू, नियतांक होता है, नियतांक होता है। बस ये याद रखिएगा आप लोग, बस याद रखिएगा किसी माध्यम के लिए या किसी रंग के लिए, किसी माध्यम के लिए या किसी रंग के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन आई और साइन आर, ये दोनों का अनुपात। प्यारे बच्चों हम क्या बोल रहे हैं, अनुपात। तो अर्थात में हम तो ये तो लिख सकते हैं ना, हम क्या बोल रहे हैं कि साइन आई और साइन आर, कहां पर गया आपतन कोण की जगह साइन आर, अपवर्तन कोण की जगह, यहाँ पे बाबू साइन आर छूट गया है, यहाँ पे अपवर्तन कोण की जगह पे ना साइन आर कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं साइन आर, साइन आर, ठीक है ना। तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन आई आई और साइन आर का अनुपात। तो अगर अनुपात निकाल रहे हैं तो हम लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर। अनुपात मतलब तो बटे हो गया ना, बताओ बाबू, अनुपात मतलब बटे। जैसे मान लिया जाए हम लिखते हैं कि 5:9, इसका मतलब 5/9 हम लोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से लिखा गया है साइन आई और साइन आर का अनुपात। तो साइन आई और साइन आर बराबर क्या होता है, एक नियतांक होता है, और नियतांक का मान म्यू, ध्यान रखिएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। म्यू का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना, म्यू का सिंबल कुछ ऐसा होता है। एक बात और महत्वपूर्ण चीज है जो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है, ठीक है ना, ये जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है, ठीक है ना, इसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो लिखेंगे इसे स्नेल का नियम, इसे स्नेल का नियम भी, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा, दुइगो नियम होता है, पहला नियम और दूसरा नियम, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, सारे बच्चे हमारे साथ रिपीट करेंगे, ये हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहला नियम क्या बताए, पहला नियम हम आप लोग को बताए कि प्रकाश, ये पहला नियम आपको क्या बताए कि आपतन कोण, अपवर्तन कोण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, ये पहला नियम हो गया। फिर से एक बार, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, चलो बाबू इधर दिखा देते हैं, ठीक है ना। आपतन कोण, आपतन, ये पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में है कि नहीं, देखिए तीनों एक ही तल में है ना, तीनों एक ही तल में है। दूसरा नियम क्या बताए, दूसरा नियम क्या बताए, पहला दिया तो समझ में आ गया ना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या बताए, दूसरा नियम हम आप लोगों को ये बताए हैं, दूसरा नियम ये बताए कि किसी माध्यम या प्रकाश के किसी रंग के लिए, किसी माध्यम या प्रकाश के किसी रंग के लिए आपतन कोण की जया साइन आई, अपवर्तन कोण की जया साइन आर, दोनों का अनुपात यानी कि दोनों का बटा, दोनों का अनुपात क्या होता है कि नियतांक होता है। तो साइन आई और साइन आर का अनुपात, तो अनुपात मतलब बटा, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो गया, म्यू हो गया। म्यू क्या है, एक नियतांक है, इसका वैल्यू आपको आगे हम समझाएंगे, इसका उपयोग आगे समझाएंगे आपको, ठीक है ना। और
प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। तो परीक्षा में दो तरीके से सवाल आ सकता है। परीक्षा में आएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें, या फिर इसी क्वेश्चन को पूछेगा कि स्नेल के नियम को लिखें। दोनों तरीके से सवाल आ सकता है, ठीक है ना, दोनों तरीके का सवाल आ सकता है। आप लोग दोनों तरीके का सवाल लिख सकते हैं। समझ में आ गया बाबू? समझ में आ गया बाबू? वीडियो पीछे नहीं हो रहा है? अच्छा ठीक है, देख लेते हैं इसको हम, ठीक है ना। अभी क्लास के बाद हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया? हाँ चाहे ना बताइए कि हाँ सर जी समझ में आ गया। बताओ बाबू जल्दी से, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का? बताओ बाबू जल्दी से, एक बार सभी बच्चे लिख दीजिए जल्दी से कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक बार फटाफट से लिख दीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर लिखेंगे, अच्छा त्रैमासिक परीक्षा में आया था आज, अच्छा त्रैमासिक परीक्षा में ये आया था, अरे भाई तब तो बहुत बढ़िया है। अगर त्रैमासिक परीक्षा में आया था तब तो इससे अच्छा और बात कुछ हो ही नहीं सकता है। बहुत बढ़िया। बताओ बाबू, त्रैमासिक परीक्षा में आया था क्या? चलिए तब तो बहुत बढ़िया बात है। अब प्यारे बच्चों, अगर यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आप लोगों को अब एक अलग टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम आप लोग बताइएगा। टॉपिक का नाम आप लोग बताइएगा। टॉपिक ये कौन सा, किस चीज का चित्र है? ये है प्यारे बच्चों प्रिज्म। तो अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक है वो क्या है? प्रिज्म। अब हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में? प्रिज्म के बारे में, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे अब आप लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है ना। अब आप लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ने के लिए एकदम तैयार हो जाइए, ठीक है ना। अच्छा, प्रिज्म का आकार कैसा होता है, चलिए हम आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। प्रिज्म का आकार कैसा होता है, चलो बाबू हम आप लोग को दिखाते हैं। अच्छे तरीके से देख करके आप लोग समझने का प्रयास करना बाबू, ठीक है ना। कैसा होता है प्रिज्म का आकार? ये हमारे हाथ में एक देख रहे हैं, कोई लकड़ी का एक वस्तु है, ओरिजिनल प्रिज्म नहीं है, लकड़ी का एक वस्तु है, लेकिन जिस टाइप का ओरिजिनली प्रिज्म होता है सेम टू सेम वैसा ही है, ठीक है ना। अब हम आप लोगों को सबसे पहले तो ये गिनाएंगे कि इसमें सतह के गो है। अब हम सबसे पहले आप लोगों को ये गिनाएंगे बाबू कि इसमें सतह के गो है। जरा आप लोग देखिए तो ध्यान से, इसमें के गो सतह है? जल्दी से बाबू, हाँ इसमें क्या कुछ सतह है, जल्दी से आप लोग बताइए। सबसे पहले आप लोग को गिनवाते हैं, हम इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग गिनिएगा। सबसे पहले तो एक उधर से जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला सतह, ठीक है ना, ये वाला सतह जो आपको दिख रहा है, इसके उल्टा साइड ये वाला सतह दो हो गया। एक नीचे वाला आधार जो है, जो आधार है नीचे, नीचे जो हाथ पे रखा हुआ है निचला, तो क्या हो गया? 3। उसके बाद एक इस साइड वाला बाबू, ये वाला हो गया 4, और एक हो गया इस साइड वाला 5। यानी कि एक प्रिज्म में कितना सतह? 5 सतह होता है। एक प्रिज्म में कितना सतह होता है? 5 सतह होता है, ध्यान रखिएगा। हम तो प्यारे बच्चे आप लोगों को ये लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का एक सिंपल है, लेकिन ओरिजिनली जो प्रिज्म होता है यह किस चीज का बना होता है? कांच का। आप लोग देख रहे हैं ना, ये कांच का प्रिज्म है, ये कांच का प्रिज्म है, जिसमें कि प्रकाश जो है वो आर पार हो जाता है। आप लोग शीशा में आप लोग अगर टॉर्च जलाएंगे तो प्रकाश आर पार हो जाएगा ना, उसी प्रकार से देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रकाश जो है वो आर पार कर जा रहा है। प्रकाश जो है प्यारे बच्चे यहाँ पे आर पार कर जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। प्रकाश आर पार कर रहा है। तो बाबू एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे जो प्रिज्म होता है वो कांच का एक टुकड़ा होता है, और यह पारदर्शी होता है। यह कैसा है? सबसे पहला चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग को 2-3 चीजें बता रहे हैं। सबसे पहला आप लोग ध्यान रखिएगा, कांच का, यह कांच का टुकड़ा होता है, यह कांच का टुकड़ा, यह कांच का टुकड़ा होता है। सबसे पहला चीज तो बाबू ये समझ में आ गया। सबसे पहला चीज तो ये समझ में आ गया ना कि यह कांच का टुकड़ा होता है, ये समझ में आ गया, यह कांच का टुकड़ा होता है। दूसरा प्यारे बच्चों, ये पारदर्शी है कि अपारदर्शी है? कहिएगा गुरुजी पार कर गया, प्रकाश जब पार कर रहा है तो ये पारदर्शी है, यानी कि यह पारदर्शी है। जब प्रकाश पार कर रहा है तो कहने का मतलब क्या हुआ? पारदर्शी है। तीसरा प्यारे बच्चों, आप हमें यह बताओ, अगर प्रकाश पार कर रहा है तो ये वाला सतह अपवर्तक सतह भी तो कहलाएगा ना, अपवर्तक सतह भी है, तो जाहिर सी बात है गुरुजी अपवर्तक सतह है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? अपवर्तक माध्यम हो जाएगा, अपवर्तक माध्यम, अपवर्तक माध्यम, ठीक है। चौथा चीज ध्यान रखिएगा, 5 गो सतह, इसमें 5 सतह होता है, इसमें 5 सतह होता है। सतह के जगह पर कहीं कहीं पर आप लोग फलक देखिएगा कि लिखा हुआ है कि 5 गो फलक है, ठीक है ना। सतह के जगह जगह पर ना कहीं पर देखिएगा कि 5 गो सतह है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हम इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। सतह को फलक भी कहते हैं। दूसरा चीज, इसका कोई भी एक देख लीजिए तो समांतर है,
जैसे समांतर आप लोग गणित में पढ़े हैं ना कि अगर इस तरीके से अगर एक ही तरफ दो रेखा जा रहा है तो उसको समांतर रेखा कहते हैं। प्यारे बच्चों आप हमें ये बताओ कि कोई समांतर आपको दिखाई दे रहा है? समांतर आपको दिखाई दे रहा है? हाँ चाहे ना बताइए। समांतर तो नहीं है सर जी। ये वाला आप देख लीजिए जरा ध्यान से, ई वाला इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है। समांतर तो कहीं से नहीं है। समांतर तो भाई कहीं से नहीं है ना भैया। देख लीजिए आप, फिर से एक बार बताते हैं, ये वाला इधर चल गया, ये वाला इधर चल गया, ये वाला इधर चल गया। भाई समांतर कहां से हुआ? समांतर तो हो ही नहीं रहा है। यानी कि एक भी सतह इसका समांतर नहीं होता है। कोई दो सतह इसका समांतर नहीं है। कोई दो सतह इसका समांतर नहीं है। तो हम लोग इसमें अगला चीज यही लिखेंगे, इसका कोई दो सतह आपस में समांतर नहीं होता है। ठीक है ना, यही लिखेंगे कि कोई दो सतह आपस में समांतर नहीं होता है। लिखेंगे कि यहां पर लिख देते हैं कोई दो सतह, कोई दो सतह, कोई दो सतह आपस में, कोई दो सतह आपस में समांतर नहीं होता है। कोई दो सतह आपस में समांतर नहीं होता है। कोई भी दो सतह आपस में समांतर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो प्रिज्म का ये सब क्या है? पहचान है, क्वालिटी है। समझ गए ना? प्रिज्म का ये सब गुण है। प्रिज्म का क्या है? ये सब गुण है, ध्यान रखिएगा। प्रिज्म का ये सब क्या है? गुण है। बताओ बाबू, क्लियर? यहां तक सारे बच्चों का क्लियर हो गया? यहां तक सभी बच्चों का क्लियर? जल्दी से बताइए यस और नो। यस सर जी। तो प्रिज्म का अगर परिभाषा लिखना हो तो बड़े आराम से हम लोग लिख सकते हैं। अगर प्रिज्म का परिभाषा लिखना हो तो हम लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? कि प्रिज्म कांच का एक ऐसा टुकड़ा है, या फिर कांच का एक बना पारदर्शी माध्यम, कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो कि कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसमें कि 5 सतह होते हैं। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी, समरूप या अपवर्तक माध्यम। आप लोगों ने एकदम सिंपल परिभाषा में लिख करके दिखाते हैं प्रिज्म का। अगर प्रिज्म का परिभाषा लिखना हो, जैसे परीक्षा में आ गया कि प्रिज्म क्या है या प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आ गया कि प्रिज्म किसे कहते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ गया। तो बाबू इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? ठीक है ना, इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी, ध्यान रखिएगा, लिखेंगे कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी, समरूप, अपवर्तक माध्यम, अपवर्तक माध्यम। लिखेंगे कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी, समरूप और अपवर्तक माध्यम, ठीक है ना, जो 5 सतहों से घिरा रहता है। लिखेंगे जो 5 सतहों से, जो 5 सतहों से घिरा होता है, लेकिन कोई दो सतह, लेकिन कोई दो सतह आपस में समांतर नहीं होते। कोई दो सतह आपस में समांतर नहीं होते हैं। कोई दो सतह आपस में समांतर नहीं होते हैं, कॉमा प्रिज्म कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। ठीक है ना बाबू, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर 2-3 चीजें आप लोग को ध्यान रखना है। पहला तो कि प्रिज्म एक कांच का टुकड़ा है। सबसे पहला तो यही ध्यान रखिएगा कि प्रिज्म क्या है, तो एक कांच का टुकड़ा है। दूसरा, प्रिज्म बराबर ये पारदर्शी होता है जिससे कि प्रकाश आर पार कर सके। एक प्रिज्म में 5 सतह होता है लेकिन एको को समांतर नहीं होता है। ठीक है ना, 5 सतह होता है लेकिन एको को समांतर नहीं होता है। बताओ बाबू, समझ में आया कि नहीं आया? बताइए जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। अच्छा, प्रिज्म का काम क्या है? अब आप लोग कह रहे होंगे कि गुरुजी प्रिज्म का काम क्या है, जरा ये बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम आपको प्रिज्म का काम बता देते हैं। ठीक है ना, प्रिज्म का काम बताते हैं, जरा समझिएगा ध्यान से। प्रिज्म का काम क्या है जरा ये बताते हैं, ध्यान से समझ लेना बाबू। ठीक है ना, मिटा नहीं रहे हैं आप लोग को। ये एक अलग स्लाइड में ना पहले से जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, हम उसे मिटाते नहीं है, एक अलग स्लाइड हमने ले लिया। प्रिज्म का काम क्या है, इस फोटो को देखिए, आपको काम पता लग जाएगा कि प्रिज्म का काम क्या है। इस फोटो को जरा आप गौर से देखिए और बताइए कि प्रिज्म क्या काम कर रहा है। बताओ बाबू, प्रिज्म क्या काम कर रहा है, जल्दी से बताइए। प्रिज्म को देखिए और बताइए। एक बच्चे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज वर्क ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का काम क्या है। इस फोटो को देखिए ना, पता लग जाएगा कि प्रिज्म का काम क्या है। प्यारे बच्चों, आप इस फोटो में देख रहे हैं कि इधर से उजला प्रकाश जा रहा है, इधर से उजला प्रकाश जा रहा है, और इस तरफ हमको के गो रंग मिल रहा है, 7 गो रंग मिल रहा है। जिसमें सबसे नीचे देखिएगा तो बैगनी रंग, सबसे ऊपर में देखिएगा तो लाल रंग।
ठीक है ना। यानी कि प्रिज्म का काम है श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट देना। अब कहिएगा कि सर श्वेत प्रकाश को 7 रंग में काहे बांट देता है, श्वेत प्रकाश को 7 रंग में काहे बांटता है, 15 को रंग में काहे नहीं बांट देता है। सर ये बताइए श्वेत प्रकाश को 7 रंग में काहे बांटता है, हैं? श्वेत प्रकाश को 7 रंग में ही क्यों बांटता है, 30 को रंग में काहे नहीं बांट देता है, बताइए 18 रंग में काहे नहीं बांट देता है। इसका जवाब यह है कि श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों से ही मिलकर के बनता है, और प्रिज्म बस क्या करता है कि कौन कौन 7 रंग मिल करके श्वेत प्रकाश बना है उस 7 रंग को अलग अलग कर देता है। यानी जो प्रिज्म है उसका मुख्य काम यह है कि वो 7 रंग को अलग अलग कर देता है। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया बाबू। कौन कौन सा रंग होता है सर, एक बच्चे ये बात पूछ सकते हैं कि गुरुजी कौन कौन सा रंग होता है। अभी हम आपको बताएं कि सबसे नीचे होता है बैगनी और सबसे ऊपर में होता है लाल, ठीक है ना। बाबू एक बात ध्यान रखना, श्वेत प्रकाश के में कौन कौन से रंग होते हैं ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लिख देते हैं टॉपिक श्वेत प्रकाश के 7 रंग। श्वेत प्रकाश के 7 रंग कौन कौन होते हैं, श्वेत प्रकाश के 7 रंग कौन कौन होते हैं। अभी हम आपको क्या बताएं कि सबसे नीचे होता है बैगनी, सबसे नीचे होता है बैगनी, और सबसे ऊपर में क्या होता है बाबू, लाल। सबसे ऊपर में होता है लाल, सबसे नीचे होता है बैगनी और सबसे ऊपर में लाल। तब बीचवा में क्या होता है, इसका एक बहुत बेजोड़ ट्रिक है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसका एक बड़ा बेजोड़ ट्रिक है, ठीक है ना। आपको हम इसका ट्रिक बता देते हैं, इसका ना हम ट्रिक बता देते हैं, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। ट्रिक क्या है जरा देखिएगा ध्यान से। ट्रिक ये है, आप लोग याद रखिएगा, देखिए बाबू, बै जा नी पीना पी ना ला, याद रहेगा, बैजा नहीं पिनाला, बैजा नहीं पिनाला। प्यारे बच्चों याद रहेगा, आप लोग जवाब बताइए, बैजा नहीं पिनाला याद रहेगा, बताओ बाबू जल्दी से, बैजा नहीं पिनाला, बैजा नहीं पिनाला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बाबू, जरा ध्यान से सुनिएगा। बै से हो गया बैगनी रंग, जा से हो जाएगा बाबू जामुनी रंग, जा से जामुनी रंग, नी से हो गया नीला रंग, हा से हो गया हरा रंग, पी से हो गया पीला रंग, और ना से हो गया नारंगी, और ऊपर में ला से तो लाल हो ही गया। ये ट्रिक है बैजा नहीं पिनाला। क्या ट्रिक है, बैजा नहीं पिनाला। कहीं कहीं पर इस ट्रिक को अलग तरीके से पेश करता है, बैनी आह पिनाला। कहीं कहीं पर ना अलग अलग हम देखें एक दो किताब में इस तरीके से रहता है, बै 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 बैनी आह पिनाला, पिनाला, इस तरीके से रहता है। जबकि प्यारे बच्चों ये ना होकर के ये वाला आप लोग का सही होगा, ठीक है ना, बैजा नहीं पिनाला, ठीक है, बैजा नहीं पिनाला, ध्यान रखिएगा। तो ये 7 गो रंग होता है, ठीक है ना। सबसे नीचे होता है बैगनी और सबसे ऊपर में होता है लाल रंग। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि बाबू जब श्वेत प्रकाश यहां से निकलता है, सुनिएगा, सुनिए बाबू जरा ध्यान से, जब श्वेत प्रकाश, जैसे श्वेत प्रकाश यहां से ऐसे निकला, तो श्वेत प्रकाश में सबसे ज्यादा झुकाव जो होता है, सबसे ज्यादा झुकाव बैगनी का होता है, और चूंकि लाल ऊपरे है तो सबसे कम झुकाव लाल का होता है। समझ में आ गया ना, जो सबसे नीचे है वो सबसे ज्यादा ना झुक रहा है, तो जो सबसे ज्यादा झुक रहा है वो कौन सा रंग है, बैगनी रंग, और जो सबसे कम झुक रहा है वो लाल रंग, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग ये भी लिख लेंगे प्यारे बच्चों, साथ ही साथ हम लोग साथ ही साथ ये भी लिख लेंगे कि बैगनी रंग का झुकाव सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना, लिख लेंगे बैगनी रंग का झुकाव, बैगनी रंग का झुकाव सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। और दूसरा लिखिएगा लाल रंग का झुकाव, लाल रंग का झुकाव, लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है, लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है, लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है और बैगनी का झुकाव सबसे ज्यादा होता है। क्लियर हो गया बाबू। झुकाव कहने का मतलब नहीं समझे आप लोग, झुकाव कहने का क्या मतलब हुआ, देखो बाबू, जैसे यहां से श्वेत प्रकाश आ रहा है, यहां से श्वेत प्रकाश यानी कि उजला प्रकाश आ रहा है, तो सबसे ज्यादा कौन झुक गया, देखिए, झुकने का मतलब नहीं जानते हैं आप लोग, हैं, झुकने का मतलब नहीं पता है, जो पूछ रहे हैं झुकाव मतलब, सबसे ज्यादा डाउन कौन हो गया, सबसे नीचे जो आ गया वो सबसे ज्यादा झुका, आज ऊपर में जा गया वो कम झुका, तो सबसे ज्यादा झुकाव बैगनी रंग का, सबसे कम झुकाव लाल रंग का। यही तो याद करना है, ठीक है ना, याद रहेगा बाबू, याद रहेगा। याद रहेगा ना, चलिए, तो ये प्यारे बच्चे आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर ना। हाँ, तो ये हो गया
प्रिज्म के बारे में। अच्छा, अब एक चीज, जो प्रिज्म है ये श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट दे रहा है, ठीक है ना। तो 7 रंगों में बंटने की जो घटना है, सुनना बाबू जरा ध्यान से, श्वेत प्रकाश जो है वो क्या कर रहा है, श्वेत प्रकाश को जो प्रिज्म है वो क्या कर रहा है, अभी आपको बताया कि प्रिज्म का काम है श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट देना। तो ध्यान से सुनिएगा, 7 रंगों में, 7 रंगों में बंटने के, 7 रंगों में बंटने के, 7 रंगों में बंटने के इस घटना को, 7 रंगों में बंटने के इस घटना को, 7 रंगों में बंटने के इस घटना को क्या बोलते हैं पता है, वर्ण। वर्ण मतलब होता है रंग। अब विक्षेपण, विक्षेपण मतलब अलग होना, मतलब सभी रंग अलग अलग हो जाता है, इसलिए इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि 7 रंग अलग अलग हो गया, रंग कहने का मतलब वर्ण, वर्ण को ही बोला जाता है रंग, वर्ण का पर्यायवाची शब्द रंग है। तो बाबू 7 रंग अलग अलग हो गया, तो यानी कि वर्ण अलग, यानी वर्ण विक्षेपण। तो बाबू 7 रंग को अलग अलग होने की इस घटना को ही क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो लिखेंगे हम लोग, अगर परीक्षा में सवाल आ गया, अगर परीक्षा में सवाल आ गया, अगर परीक्षा में सवाल आ गया, ठीक है ना, अगर परीक्षा में सवाल आ गया कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, अगर परीक्षा में सवाल आ गया कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। तो आप लोग सीधे सीधे जवाब दीजिएगा। अच्छा, सूर्य का प्रकाश भी उजले होता है, पता है कि नहीं है? यानी सूर्य के प्रकाश को अगर प्रिज्म से गुजारेंगे तो 7 रंग में बंट जाएगा। जो भी श्वेत प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश भी यहां तक कि उजला होता है, ठीक है ना, सूर्य का प्रकाश भी उजला होता है, ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे कि श्वेत प्रकाश, लिखेंगे श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश को, श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से, जब किसी प्रिज्म से, श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, जब किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, जब किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, ठीक है ना, तो श्वेत प्रकाश का जो सभी रंग है, सभी रंग अलग अलग हो जाते हैं। तो श्वेत प्रकाश, तो श्वेत प्रकाश के सभी रंग, सभी रंग अलग अलग हो जाते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग कि विभक्त हो जाते हैं। अलग अलग बट गया यानी कि विभक्त हो गया, तो सभी रंग विभक्त हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। तो विभक्त होने के इस घटना को ही, तो रंगों के, ऐसे लिख लीजिए, तो रंगों के विभक्त होने के, तो रंगों के विभक्त होने के इस घटना को ही, तो रंगों के विभक्त होने के इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझ में आ गया बाबू? इस घटना को ही क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझ में आ गया ना? 7 रंग होता है। आप लोग भी चाहें तो बाजार से प्रिज्म ले सकते हैं, प्रिज्म आपको मिल जाएगा, 200-400 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है ना। बाजार से चाहे तो प्रिज्म आप लोग बड़े सस्ते दाम पर ले सकते हैं बाबू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाजार से चाहे तो प्रिज्म आप लोग बड़े सस्ते दाम में ले सकते हैं, 400-500 में मिल जाएगा। एक प्रिज्म का कीमत ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप लोग कभी ट्राई किए हैं कि प्रिज्म कितना में मिलेगा? ठीक है ना, देखिए हम आप लोग को दिखा देते हैं एक प्रिज्म का प्राइस क्या होगा। प्रिज्म प्राइस, प्रिज्म प्राइस देखते हैं गूगल पे कितना में देता है। देखो बाबू, अमेजोन पर दे रहा है, फ्लिपकार्ट पर, ठीक है ना, अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, जैसे देखिए ये अमेजोन हम खोल लिए, ठीक है ना, अमेजोन पर देखिएगा ना, अमेजोन पर देख लीजिए कितना में दे रहा है, 201 रुपया में। अमेजोन पर देख लीजिए 201 रुपया में प्रिज्म दे रहा है, देख रहे हैं ना, ये अमेजन है। अगर आप लोग चाहें तो घर पर प्रिज्म मंगवा लीजिए, घर पर प्रिज्म मंगवा के घर पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू प्रिज्म जो है बड़ा सस्ता मिल जाता है, अभी आपको बताया ना, बहुत सस्ता मिल जाता है। चलिए ठीक है, और भी बहुत सारे सामान मिल जाएंगे। देखिए 150 में दे रहा है, ये वाला प्रिज्म जो है वो 150 में दे रहा है, ठीक है ना, तो बड़ा सस्ता प्रिज्म मिल सकता है। तो वर्ण विक्षेपण आप लोग समझ गए? बताओ बाबू, वर्ण विक्षेपण आप लोग समझ गए? वर्ण विक्षेपण आप लोग समझ गए? जल्दी से बताइए, बताओ बाबू, वर्ण विक्षेपण आप लोग समझ गए? एक बच्चे क्या बोल रहे हैं? ठीक है ना, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया बाबू? जल्दी से बताइए यस और नो। चलिए
अच्छा, अब एक चीज और आप लोग को जरा हम बताते हैं, जरा देखिए, ठीक है ना, एक चीज और हम आप लोग को बता रहे हैं। अब जरा ना देखिएगा ध्यान से, एक फोटो हम आप लोग को दिखा रहे हैं, इस फोटो को ना जरा गौर से देखिएगा। एक फोटो हम आप लोग को दिखा रहे हैं ना, जरा इस फोटो को आप गौर से देखिए। एक प्रिज्म है, ठीक है बाबू, आप समझिएगा, एक फोटो दिखा रहे हैं, उस फोटो को जरा देखिएगा ध्यान से। एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, और इस प्रिज्म से होकर के जब श्वेत प्रकाश को भेजा गया तो इस 7 रंगों में बट गया, और 7 रंग जो है एक पट्टी पर प्राप्त होगा। अगर खुला में हम लोग देखेंगे तो 7 रंग इधर पता लगेगा। 7 रंग देखने के लिए हम लोग को एक साइड पट्टी लगाना पड़ेगा ना। देखो जैसे इधर उजला पट्टी लगा दिया है, तो अगर एक साइड जो हम पट्टी लगाएंगे तब ना उस पर 7 रंग हमको स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे हम सूर्य के सामने ऐसे प्रिज्म को रख दिए या फिर टॉर्च जला दिए, तो भाई अगर उजला प्रकाश उससे पार होगा तो दूसरा तरफ कोई अगर वो कपड़ा उपड़ा रखिएगा, चाहे कोई पट्टी उट्टी रखिएगा, तब ना उस पर 7 रंग दिखाई देगा। तो ये जो पट्टी है जिस पर हमें 7 रंग दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, इस पट्टी को क्या कहते हैं पता है? हिंदी में कहते हैं वर्णपट, और अंग्रेजी में कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ये जो पट्टी आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पट्टी, इसी को हम लोग कहते हैं बाबू वर्णपट, या फिर इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बोलते हैं, वर्णपट बोलते हैं, या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। समझ में आ गया ना? हाँ, वर्णपट्टिका भी कहीं कहीं पर बोला जाता है, वर्णपट ऐसे बोल लीजिए, किताब में तो वर्णपट ही रहता है, ठीक है। तो वर्णपट या स्पेक्ट्रम इसी को बोलते हैं। तो प्यारे बच्चे, एक परिभाषा यहां से भी आ सकता है कि वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है, याद रखिएगा कि प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पर्दा जिस पर 7 रंग प्राप्त होता है, वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। एकदम क्लियर परिभाषा है, बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि वैसा पर्दा जिस पर 7 रंग हमें एकदम स्पष्ट प्राप्त हो जाए, वैसा पर्दा जिस पर 7 रंग हमें एकदम स्पष्ट प्राप्त हो जाए, उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। वैसा पर्दा जिस पर 7 रंग प्राप्त हो जाए, उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन ये वर्णपट भी जो होता है ना बाबू, 2 प्रकार का होता है, समझिएगा जरा ध्यान से। ये वर्णपट भी जो है ये 2 प्रकार का होता है। एक पर्दा ऐसा होता है जिस पर 7 रंग हमको स्पष्ट दिखाई दे देता है। एक पर्दा ऐसा होता है जिस पर 7 रंग बढ़िया से दिखाई नहीं पड़ता है, थोड़ा धुंधला धुंधला टाइप का दिखाई पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि जिस पर्दा पर 7 रंग एकदम स्पष्ट दिखाई दे दे, उसको कहते हैं शुद्ध वर्णपट। समझिएगा, वर्णपट यानी स्पेक्ट्रम भी 2 प्रकार के। जिस पर्दा पर 7 रंग एकदम स्पष्ट दिखाई दे, जिस पर्दा पर 7 रंग एकदम स्पष्ट दिखाई दे, उसको कहते हैं शुद्ध वर्णपट। और जिस वर्णपट जिस पर्दा पर 7 रंग स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, उसे कहते हैं अशुद्ध वर्णपट। तो प्यारे बच्चों, वही चीज है, वैसा वर्णपट जिस पर सभी रंग स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं, अशुद्ध वर्णपट कहलाता है। वैसा वर्णपट जिस पर सभी रंग स्पष्ट यहां पर थोड़ा गलती लिखा गया है, ठीक है ना, स्पष्ट दिखाई देता है। यहां पे क्या लिख लेंगे? स्पष्ट दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे शुद्ध वर्णपट। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? शुद्ध वर्णपट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शुद्ध वर्णपट। और वैसा वर्णपट जिस पर सभी रंग स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है ना, सभी रंग स्पष्ट नहीं, यहां पे लगा लीजिएगा दिखाई, सभी रंग स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं, अशुद्ध वर्णपट कहलाता है, ठीक है। एक जिस पर 7 रंग स्पष्ट दिखाई देगा, उसको क्या कहेंगे? तो वैसा पर्दा जिस पर 7 रंग स्पष्ट दिखाई दे, उसको शुद्ध, और जिस पर 7 रंग स्पष्ट नहीं दिखाई दे, उसे अशुद्ध वर्णपट कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे क्या होता है? सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ध्यान रखिएगा बाबू, बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे कम। अब आप लोग देखिए, सबसे ज्यादा इसका विचलन हुआ है, बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा हुआ है। बैगनी रंग का विचलन, विचलन मतलब होता है झुकाव या फैलाव, ऐसा बोल सकते हैं। तो बैगनी रंग जो हुआ प्यारे बच्चों, इसका विचलन सबसे ज्यादा, विचलन सबसे ज्यादा, विचलन मतलब झुकाव बोल दीजिए, ये चीज हम आपको पहले बताए हैं। और लाल रंग का विचलन सबसे कम। तो ध्यान रखिएगा कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका विचलन कम होगा, और जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसका विचलन सबसे ज्यादा होगा। प्यारे बच्चों, यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य है, बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या है? सबसे कम है, इसलिए इसका विचलन सबसे ज्यादा है। और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है, इस कारण इसका विचलन सबसे कम है, ठीक है ना। एकदम अच्छा से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जिसका विचलन ज्यादा उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम उसका विचलन ज्यादा होगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। हम लोग ये भी लिख सकते हैं, जिस रंग का विचलन, ऐसे लिखिए, जिस रंग का तरंग दैर्घ्य
सबसे कम होगा, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका विचलन सबसे, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका विचलन सबसे ज्यादा होगा, का विचलन सबसे ज्यादा होगा। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका विचलन सबसे ज्यादा होगा। और इस रंग का तरंगदैर्घ्य, इस रंग का तरंगदैर्घ्य और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा, इस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा का विचलन, का विचलन सबसे कम होगा, उसका विचलन सबसे कम होगा, उसका विचलन सबसे कम होगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है इसलिए उसका विचलन सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना? ठीक है बाबू। एक बच्चे कहने सर आप डांटते क्यों नहीं है? क्या बड़ा डांट खाने का आज हमसे मन हो रहा है ना? अच्छा एक बात और ध्यान रखना बाबू, इसका ये सातों रंग अलग अलग क्यों हो जाते हैं पता है? क्योंकि सातों रंग का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। तरंगदैर्घ्य कहने का मतलब दूरी, दो रंगों के बीच में कितना का फैलाव हो रहा है उसको तरंगदैर्घ्य आप समझ सकते हैं, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि तरंगदैर्घ्य के कारण ही ये सातों रंग अलग अलग हो जाते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि वर्ण विक्षेपण की घटना क्यों होती है, सातों रंग जो अलग हो रहा है उसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ दिया कि वर्ण विक्षेपण की घटना क्यों होती है तो सीधे बताइए, चूंकि रंगों का, चूंकि सभी रंगों का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है इसलिए इसी कारण से वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, ठीक है ना? अगर कोई आपसे पूछ दिया, मान लिया जाए कि कोई आपसे ये सवाल पूछ दिया कि वर्ण विक्षेपण की घटना क्यों होती है, सुन लो बाबू, कहां गया जी, हाँ ये वाला। मान लिया जाए कोई आपसे पूछ दिया कि वर्ण विक्षेपण की घटना क्यों होती है तो सीधे बताइए कि सभी रंगों का तरंगदैर्घ्य अलग अलग रहने के कारण विचलन भी अलग अलग होता है, इसी कारण से वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। एकदम सिंपल, क्योंकि सभी रंगों का तरंगदैर्घ्य अलग अलग है जिसके कारण से सभी रंगों का विचलन अलग अलग होता है। ध्यान रखिएगा, सभी रंगों का तरंगदैर्घ्य अलग अलग है जिसके कारण सभी रंगों का विचलन अलग अलग होता है और इसलिए वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। अब प्यारे बच्चे आप लोग एक चीज समझिए, एक क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसको एक प्रयोग के द्वारा दिखाइए। अभी तो हम आपको बताए कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। अभी आपको बताया ना कि जो श्वेत प्रकाश है, जो उजला प्रकाश है, उस 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो अगर श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है तो एक प्रयोग के द्वारा दिखाइए। प्रयोग बड़ा सिंपल तरीके से कर दिया गया है, प्रयोग बहुत सिंपल तरीके से कर दिया गया है। प्रयोग क्या है भाई? प्रयोग क्या है कि पहले एक प्रिज्म लिया गया और एक दूसरा प्रिज्म लिया गया, उसको उलट करके, आप पहले फोटो को देखिए, बड़ा करके हम दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है ना? ये फोटोआ को देखने से ना आपको ये प्रयोग समझ में आ जाएगा। ये फोटो को बाबू जरा आप लोग गौर से देखो, आप लोग पहले फोटो को आप लोग गौर से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? प्रयोग करना बड़ा आसान है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले तो कि दो प्रिज्म ले लीजिए, सबसे पहले क्या करिए, दो प्रिज्म लीजिए, एगो के सीधा रखिए, एगो के उल्टा कर दीजिए, ठीक है ना? पहला प्रिज्म से हम श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों में बंट जाएगा, चूंकि प्रिज्म उसको 7 रंगों में बांट देगा। जो 7 रंग बटा उसको हम उल्टा करके दूसरे प्रिज्म से गुजारेंगे तो पुनः इधर हमें श्वेत प्रकाश मिल जाएगा, पुनः उधर कौन सा श्वेत प्रकाश हम लोगों को मिल जाएगा। समझ में आ गया ना? पुनः हम लोगों को क्या मिल जाएगा? श्वेत प्रकाश मिल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बाबू? समझ में आ गया आप लोगों को? बताओ जल्दी से। पुनः श्वेत प्रकाश मिल जाएगा। प्यारे बच्चों यहां तक क्लियर हो गया ना? तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर प्रयोग करना हो तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले 2 प्रिज्म लेंगे, एक प्रिज्म का आधार नीचे रखेंगे और एक प्रिज्म का आधार ऊपर रखेंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जब पहले प्रिज्म से होकर के श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वर्ण विक्षेपण के कारण ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बंट जाता है। इसी श्वेत प्रकाश को, इसी 7 रंग को जब दूसरे प्रिज्म से गुजारा जाता है तो पुनः हमें श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। यानी कि इधर भी श्वेत प्रकाश हम लोगों को मिला और दूसरे प्रिज्म से, यहां पे बाबू 7 रंगों में बंट गया, 7 रंगों में बंट गया, लेकिन फिर दूसरे प्रिज्म से गुजारेंगे तो इधर जाकर के क्या हो गया? श्वेत प्रकाश पुनः हो गया। बताओ बाबू ये प्रयोग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ? ये प्रयोग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए हाँ या चाहे ना। बताओ बाबू ये प्रयोग हो जाएगा हाँ चाहे ना? बताओ जल्दी जल्दी से, ये प्रयोग हो जाएगा हाँ चाहे ना? बताइए। समझ में आ गया बाबू? आप लोगों को समझ में आ गया हाँ चाहे ना? बताइए।
क्लियर, समझ में आ गया? यस सर। तो इस तरीके से बाबू अगर ये वाला प्रयोग आ जाए तो कुछ आप ऐसे ही आप लोग प्रयोग कर दीजिएगा कि इस प्रयोग को करने के लिए दो प्रिज्म लेते हैं, पहले प्रिज्म का आधार नीचे तो दूसरे का आधार ऊपर करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जब पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को भेजा जाता है तो वर्ण विक्षेपण होने के कारण यह 7 रंगों में बट जाता है। पहला प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को भेजा गया तो ये 7 रंगों में बट जाता है, ठीक है ना। जब 7 रंगों का अपवर्तन दूसरे प्रिज्म से होता है तो वह एक बिंदु पर जमा हो जाती है और श्वेत प्रकाश दिखाई देता है। इस तरह से इस प्रयोग से पता चलता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है बाबू, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, हमें इस बात से एग्जैक्ट जानकारी मिल जाता है। तो यहां तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और रह गया है, विचलन कोण, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और रह गया है बाबू, विचलन कोण। अब विचलन कोण समझा देते हैं, उसको आप लोग ना अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। विचलन कोण समझा देते हैं, उसको आप लोग बाबू बड़े अच्छे तरीके से समझ जाइएगा, ठीक है। ये हम एक ले लिए क्या, प्रिज्म, ये हो गया बाबू प्रिज्म, ठीक है ना। ये क्या हो गया, एक प्रिज्म हो गया। अब सुनिएगा, इस प्रिज्म में आप लोगों को जो कर रहे हैं ना उसको जरा ध्यान से देखते जाइएगा। इस प्रिज्म में एक प्रकाश का किरण जो है वो यहां से गया, एक प्रकाश का किरण यहां से गया बाबू, समझ गए ना। एक प्रकाश का किरण यहां से गया, क्लियर। एक प्रकाश का किरण यहां से गया। अब इस प्रकाश के किरण का क्या होगा, अपवर्तन होगा। इस प्रकाश के किरण का क्या होगा, अपवर्तन। समझ में आ रहा है बाबू? इस प्रकाश के किरण का क्या हुआ, अपवर्तन, ठीक है ना। अपवर्तन के बाद प्यारे बच्चों क्या होगा, अपवर्तन के बाद ये प्रकाश का किरण कुछ ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। ये प्रकाश का किरण बाबू कुछ ऐसे निकल जाएगा, सुनिएगा जरा ध्यान से तब आपको समझ में आएगा। ये प्रकाश का किरण कुछ ऐसे निकल जाएगा, क्लियर। चलिए देख लिए ना, ये प्रकाश का क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। अब जरा देख लो बाबू ध्यान से, ठीक है। ये तो यहां से मुड़ गया, ये किरण यहां गया और ये मुड़ गया। अगर ये किरण सीधे जाता तो कुछ इस तरीके से जाता ना बाबू। अगर ये किरण सीधे जाता तो कुछ इस तरीके से चला जाता। अगर ये किरण सीधे जाता तो कुछ इस तरीके से चला जाता ना। लेकिन ये किरण सीधे ना जाकर के इधर मुड़ गया है, समझ में आ गया ना। ये किरण सीधे ना जाकर के इधर मुड़ गया, लेकिन जब अगर सीधे जाता तो ये सीधे ऐसे निकल जाता। अच्छा, ये किरण प्यारे बच्चों इधर मुड़ गया है, अगर ये किरण भी इस तरीके से अगर इधर होता तो कुछ इस तरीके से इधर जाता प्यारे बच्चे, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए, अब इस चित्र को जरा गौर से देख लो बाबू, ठीक है ना। अब इस चित्र को जरा गौर से देखिए, यहां पर एक कटान बिंदु बना है। यहां पर जरा देखिए तो ये कटान बिंदु बना है बाबू, यहां पे एक कटान बिंदु बना ना। इस कटान बिंदु को हम लोग विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। इस तरीके का सिंबल होता है, ठीक है ना, विचलन कोण। इस कोण को क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। और ये जो सिंबल है, इस सिंबल को प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं डेल। क्या बोलते हैं, डेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे कि आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से, यही लिखेंगे ना, ये आपतित किरण है तो लिखेंगे आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग। बाबू ये आपतित किरण ऐसे है और इधर मुड़ गया है, लेकिन ये बढ़ाया हुआ भाग है। तो आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसे ही विचलन कोण कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो बड़ा सिंपल है बाबू, याद हो जाएगा बड़ा सिंपल तरीके से। क्या लिखेंगे हम लोग, विचलन कोण का अगर परिभाषा पूछ दे तो क्या लिखेंगे। अगर विचलन कोण का परिभाषा पूछे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग। आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग, आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग और निर्गत किरण के बीच, आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं, उसे विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है, यानी ये वाला जो हो गया, इसको निर्गत कोण कहें, ये सॉरी विचलन कोण कहेंगे। बताओ बाबू यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है, जल्दी से बताइए। यहां तक अगर सारे बच्चों का क्लियर हो गया है तो बता दीजिए जल्दी जल्दी से, जल्दी से बताओ बाबू। अगर यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है तो एक बार फटाफट से बता दीजिए कि हाँ सर क्लियर है। बताओ बाबू। प्रिंस भैया ज्योग्राफी का क्लास कब खत्म होगा, ज्योग्राफी का क्लास अगली क्लास में हमें लगता है खत्म हो जाना चाहिए। कल
खत्म करने का प्रयास करेंगे। संसाधन चैप्टर कल हम खत्म करने का प्रयास कर देंगे पूरा, ठीक है ना। चलो बाबू, विचलन कोण सारे बच्चे समझ गए ना? प्रिज्म में विचलन कोण, ठीक है। चटनी हो गया सर। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये सब टॉपिक चटनी लग रहा है? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये सब टॉपिक ना एकदम चटनी लग रहा है कि सर इस समय तो दमे नहीं, एकदम चटनी है, ठीक है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये सब टॉपिक जो है वो चटनी लग रहा है? बताओ बाबू जल्दी जल्दी से। टॉपिक एकदम चटनी लग रहा है ना? हाँ, अरे भाई चटनी की तरह चाट जाइए एकदम, ठीक है। एकदम हल्का लग रहा होगा क्योंकि इतना आराम आराम से समझा रहा है, इतना आराम आराम से पढ़ा रहा है ना, मत पूछिए। क्योंकि प्यारे बच्चों देख लीजिए, हमने जो रूटीन बनाया था हम अपने साथ वो रूटीन रखते हैं, ठीक है ना। हम सिलेबस खत्म करने का रूटीन पूरा हम बना करके अपने पास रखे हुए हैं और आपको दिखाए भी थे। देख लीजिए, साइंस का ये वाला चैप्टर, साइंस का दूसरा, ये फिजिक्स का दूसरा नंबर चैप्टर, फिजिक्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिक्स, फिजिक्स का दूसरा नंबर चैप्टर। 8 क्लास का हम रूटीन बनाए हैं कि 8 क्लास में इसको खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो 8 क्लास में से कितना क्लास हो गया आपका? 8 क्लास में से ये कितना क्लास हो गया? 3 क्लास। 5 क्लास और हमारा बचा है। अब 5 क्लास में तो चटनी बन ही जाना है, ठीक है ना, गर्दा उड़ा देंगे भाई। पूरा सिलेबस का रूटीन हमारे पास बना है कि कब सिलेबस खत्म करना है, सितंबर लास्ट में या अक्टूबर फर्स्ट में, ये हमारा सिलेबस का रूटीन बना है। तो आप लोग चिंता ना करिए, ठीक है ना। आपका सिलेबस एकदम परफेक्ट टाइम पर हम खत्म करके देंगे तो देंगे। मैक्सिमम 8 क्लास का हम रूटीन इस चैप्टर में बनाए हैं, कोशिश करेंगे कि और कम में खत्म हो जाए तो बढ़िया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो बाबू कुल मिलाकर के हलवा हो गया, ये चैप्टर एकदम हल्का लग रहा है। अब अगला जो टॉपिक है वो है लेंस। अब हम लोग इसके आगे एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, उस टॉपिक का नाम है लेंस। टॉपिक का नाम है लेंस। टॉपिक का नाम क्या है? लेंस, ठीक है ना। पहला नंबर चैप्टर में हम लोग दर्पण के बारे में पढ़े थे। पहला नंबर चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे? पहला नंबर चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे? दर्पण के बारे में। यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? लेंस के बारे में। पहला नंबर चैप्टर में दर्पण के बारे में पढ़े थे, इस चैप्टर में हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। गाजर का हलवा लग रहा है, अरे ताकत ज्यादा आ जाएगा भाई, ठीक है ना, ताकत तो फिर ज्यादा आ जाएगा, ठीक है बाबू। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को समझ गया ना? कुल मिलाकर के आप लोगों को आज का यह क्लास अब समाप्त करते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं प्यारे बच्चे आप लोगों से हम अगली क्लास में। अगली क्लास के लिए तैयार रहिए। 8:30 बजे से हिंदी का क्लास एप्लीकेशन पर ही होगा। 8:30 बजे से, यानी अभी से आधे घंटे के बाद हिंदी का क्लास ऐप पर ही चलेगा। और आज व्याकरण का भी क्लास है, आज 3 क्लास है, ठीक है ना। एक तो अभी हो गया, 2 क्लास और आप लोग को करना है, एक ये वाला और फिर इसके बाद व्याकरण वाला क्लास है, तो दोनों के लिए तैयार रहिएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।